बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग का जो डिस्कशन का टॉपिक है बेसिकली वो फॉरगेटिंग है। इसका भी कॉग्निटिव साइकोलॉजी के साथ लिंक होता है, ठीक है। और इसको हम लोग मेमोरी के टॉपिक में डिस्कस करते हैं। फॉरगेटिंग बेसिकली क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ को स्टोर करके अपनी इन्फॉर्मेशन को उसको भूल जाते हैं, ठीक है। या आपने जैसे अब एक सब्जेक्ट है उसको बहुत अच्छे से याद किया हुआ है, लेकिन आप उसको 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद रिवाइज़ करते हो, तो आपके लिए उसको रिवाइज़ करना मुश्किल हो जाता है। आपको ऐसा लगता है जैसे वो आप बिल्कुल उस सब्जेक्ट को, टॉपिक्स के बारे में ब्लैंक हो गए हुए हो। फॉरगेटिंग को अगर हम लोग डिफ़ाइन करें तो फॉरगेटिंग को इस तरह डिफ़ाइन करेंगे, फॉरगेटिंग इज़ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है, इन विच और ग्रेजुअल प्रोसेस इन विच ओल्ड मेमोरीज आर अनएबल टू रिकॉल फ्रॉम मेमोरी स्टोरीज, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये स्पॉन्टेनियस और ग्रेजुअल प्रोसेस होता है जिसमें ओल्ड मेमोरीज जो हैं उनको हम लोग दोबारा से रिकॉल नहीं कर सकते। जो हमारी मेमोरी में ऑलरेडी स्टोर्ड है उनको हम लोग दोबारा से रिकॉल नहीं कर पाते। अब क्या है, 1885 में जर्मन साइकोलॉजिस्ट था हर्मन अभिंगस, उसने कंक्लूड किया था कि जो मीनिंगफुल मटेरियल है ना उसको याद करना हमारे लिए इजी होता है एज़ कम्पेयर टू मीनिंगलेस मटेरियल। कि जो मटेरियल मीनिंगलेस होता है उसको याद करना हमारे लिए मुश्किल होता है, जो मीनिंगफुल मटेरियल होता है उसको याद करना हमारे लिए इजी होता है, ठीक है। उसने 3 बेसिक वर्बल लर्निंग प्रोसीजर्स डेवलप किए थे। उसने कहा था सीरियल लर्निंग होती है, उसमें फ्री एसोसिएशन रिकॉल होता है। उसके बाद पेयर्ड एसोसिएशन लर्निंग होती है। इसने कहा था कि जो होल लर्निंग है इज़ बेटर देन पार्ट लर्निंग, मतलब कि एक सब्जेक्ट है, आप उसमें एक टॉपिक्स अटेंड करते हो तो उस टॉपिक्स में से जो मेन चीज़ है उसको पिक करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू कि आप पूरा पूरा पैराग्राफ याद करना शुरू कर देंगे, ठीक है। इस तरह आप एक दफ़ा उस टॉपिक को गो थ्रू करो, उसके बाद उसमें से मेन पॉइंट्स जो हैं उनको पिक कर लो, ठीक है। उसके बाद इसने क्या कहा था कि जो हमारी प्रैक्टिस होती है ना, एक अरेंज प्रैक्टिस होती है, ठीक है, वो बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू मैस्ड प्रैक्टिस, ठीक है। अगर हम लोगों ने किसी चीज़ को याद करना है तो ये नहीं कि कभी हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर खोल लिया, कभी 6 चैप्टर खोल लिया, कभी 3rd चैप्टर खोल लिया और उनमें से कोई टॉपिक उठा के याद करना शुरू कर दिया, इस तरह नहीं। उसने कहा था कि जो आपने एक प्रैक्टिस के लिए फार्मूला बना लिया है कि आपने सबसे पहले ये चैप्टर करना है, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, उस तरह आप करें एज़ कम्पेयर टू मैस्ड प्रैक्टिस, ठीक है। अगर आप अरेंज प्रैक्टिस में एक प्लान्ड प्रैक्टिस में काम करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू मैस्ड प्रैक्टिस। उसके बाद इसने कहा था कि जो हम लोग इन्फॉर्मेशन को बार बार रिसाइट करते हैं, रिकॉल करते हैं, वो हमारी जो होती है वो मेमोरी में फ़िक्स हो जाती है, ठीक है। जिस चीज़ को हम लोग बार बार रिकॉल कर रहे होते हैं, रिवाइज़ कर रहे होते हैं, वो हमारी मेमोरी में फ़िक्स हो जाती है। अब जितनी ज़्यादा रेपिटेशंस होगी उस चीज़ को हम लोग जितनी ज़्यादा दफ़ा रिपीट करेंगे उतना ही ज़्यादा वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होती रहेगी। अब उसने क्या कहा था कि जैसे एक बच्चा है वो एक अच्छा बिहेवियर शो करता है, ठीक है। वो क्या करता है कि रास्ते में आया हुआ पत्थर वो साइड पे हटा देता है। अगर आप उसको इनाम देंगे ना उस चीज़ पे, आप उसको रीइंफोर्स करेंगे तो क्या होगा कि वो इस बिहेवियर को बार बार रिवाइज़ करेगा। क्यों? क्योंकि उसको इस बिहेवियर पे रीइंफोर्स किया जा रहा है। जब आप उसको रीइंफोर्स करते जाएंगे इस बिहेवियर पे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली उस बिहेवियर को डिवेल्प कर लेगा, ठीक है। अब क्या है कि उसने क्या कहा था कि अगर आप उस बच्चे को पनिश करते हो किसी बिहेवियर पे, ठीक है, तो क्या होगा, डिस्ट्रॉय पॉसिबिलिटी ऑफ लर्निंग, ठीक है। उसके बाद थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग है। सबसे पहले हमारे पास इसमें क्यू डिपेंडेंट थ्योरी है, ठीक है। क्यू डिपेंडेंट थ्योरी में क्या है कि इसमें उन्होंने कहा था कि क्यू डिपेंडेंट फॉरगेटिंग इज़ आल्सो नो एज रिट्रीवल फेलियर इज़ द फेलियर टू रिकॉल इंफॉर्मेशन इन द एब्सेंस ऑफ मेमोरी क्यूज़, ठीक है। मेमोरी क्यूज़ ना हो तो हम लोग उस इंफॉर्मेशन को रिकॉल नहीं कर पाते, ठीक है। जैसे कि अगर आप, ठीक है, अगर आपके पास मेमोरी क्यूज़ नहीं है ना तो आपको मेमोरी क्यूज़ भूल गए हैं तो आप उस इन्फॉर्मेशन को दोबारा से रिकॉल नहीं कर पाते। इसकी 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले इसमें है सिमेंटिक क्यूज़ हैं। सिमेंटिक क्यूज़ ये होते हैं कि व्हेन मेमोरी इज़ रिट्रीव बिकॉज ऑफ इट्स एसोसिएशन विद अनदर मेमोरी, किसी दूसरी मेमोरी की वजह से हम लोग उस मेमोरी को रिट्रीव कर रहे होते हैं, उस मेमोरी को याद कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आज से 10-12 साल पहले किसी ट्रिप पे गए हैं और आप उस ट्रिप पे होने वाले सारे इवेंट्स को भूल गए हैं, ठीक है, तो आपको अगर कोई पूछता है कि यार तुमने उस ट्रिप पे कौन से रेस्टोरेंट में गए थे, क्या किया था, किस तरह आप लोगों ने ये सारा मैनेज किया था, तो आपको ऑटोमेटिकली वो चीज़ भूल गई होती है। लेकिन अगर आपको अचानक से याद है, यार हम लोग जब उस ट्रिप पे गए थे तो हमारा तो वहाँ पे एक बड़ा अच्छा दोस्त बन गया था, हम उसके घर भी गए थे, हम लोगों ने खाना भी खाया था, उसकी फैमिली भी बड़ी अच्छी थी, ठीक है। तो आपको ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वो सारे इवेंट्स याद होना शुरू हो जाएंगे। हाँ, फिर हम उसके साथ यहाँ पे भी गए, यहाँ पे भी गए, हम लोगों ने ट्रिप तो इंजॉय ही उसके साथ की थी, ठीक है। तो क्या होता है, आपके लिए वो क्यू होता है, फ्रेंड के घर जाना या एक नया फ्रेंड बन जाना, वो आपके लिए क्यू होता है। तो जब आपको वो क्यू याद आ जाता है तो आप उसको याद रख लेते हैं। ये बेसिकली क्या है कि वो बता रहे हैं
कि 3 रीज़न्स हैं जिनकी वजह से मेमोरी जो है वो फॉरगेटिंग, मतलब कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ क्यूज़ दैट कैन स्टॉप दिस टाइप ऑफ फॉरगेटिंग। वो कौन से क्यूज़ है? सिमेंटिक क्यूज़ है, स्टेट डिपेंडेंट क्यूज़ है एंड कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट क्यू है, ठीक है। अब स्टेट डिपेंडेंट क्यू में क्या होता है कि आर गवर्न बाय द स्टेट ऑफ माइंड एट द टाइम ऑफ इनकोडिंग, ठीक है, द इमोशनल और मेंटल स्टेट ऑफ अ पर्सन, ठीक है। अब क्या इसमें होता है कि जैसे बातों और इमोशंस को स्टोर कर लें। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछे कि आप फ़लाँ शादी में गए थे तो वहाँ पे क्या सारा वहाँ पे सीन था, ठीक है, तो आप अचानक से ना याद करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे क्या सब कुछ हुआ था, ठीक है, तो आपको वो चीज़ें याद नहीं आ रही तो फिर लेकिन आपको अचानक से सडनली वहाँ पे कोई इमोशनल इवेंट्स याद आ जाती हैं, ठीक है, तो आपको याद आना शुरू हो जाता है जी वहाँ पे तो ये सारा कुछ हुआ था, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर आपको कोई क्यूज़ याद आ जाती हैं तो फॉरगेटिंग जो होती है वो नहीं होती। फॉरगेटिंग कब होती है, क्यू डिपेंडेंट फॉरगेटिंग कब होती है? जब आप जिन क्यूज़ पे डिपेंड कर रहे होते हैं आपको वो क्यूज़ भी भूल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट क्यू। कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट क्यू है क्या है कि ऑन द इन्वायरमेंट, डिपेंड ऑन द इन्वायरमेंट एंड सिचुएशन। मेमोरी रिट्रीवल कैन बी फैसिलिटेट और ट्रिगर्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट इन विच द मेमोरी वॉज इनकोडेड। बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि आप लोगों ने जिस कॉन्टेक्स्ट में, जिस इन्वायरमेंट में, जिस सिचुएशन में उस मेमोरी को स्टोर किया है, उसी इन्वायरमेंट में, उसी कॉन्टेक्स्ट में उस मेमोरी को दोबारा से रिवाइज करना, रिकॉल करना आपके लिए ईजी होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं अपने कॉलेज वगैरह में जाते हैं तो आपको अपनी दोस्तें इतनी ज़्यादा, मतलब आप आज से 2-3 साल पहले आपने BS कर लिया तो आप दोबारा से अपनी यूनिवर्सिटी जाते हैं, वहाँ पे आपको अपने फ्रेंड्स आते हैं याद, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं याद आते। अचानक से बारिश होना शुरू हो जाती है तो आपको बारिश में याद आना शुरू हो जाता है, यार हम लोगों ने दोस्तों ने यहाँ पे ये मस्ती की थी, इस तरह किया था, ठीक है। तो ये क्या होता है, और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट क्यूज़ की, कि उसमें वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने पेपर जो है वो गर्मी में देने हैं ना, तो आप अपनी बॉडी को इस तरह का बनाएं कि आप जिस इन्वायरमेंट में बैठ के पढ़ रहे हैं वहाँ पे गर्मी हो, ठीक है। अगर आपने सर्दी में पेपर देने हैं तो आप नॉर्मल टेम्परेचर में बैठ के पढ़ें, क्यों? क्योंकि ताकि आपकी जो इन्वायरमेंट सिचुएशन है वो आपकी परफॉर्मेंस पे इफ़ेक्ट ना करे, ठीक है। दूसरी बात वो ये कहना चाह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों ने खामोशी में बैठ के पेपर देना होता है, ठीक है, तो अगर हम लोग घर में बैठ के शोर में पेपर याद करेंगे तो हमारी जो परफॉर्मेंस है वो उस पुरसकून माहौल में जो है इफ़ेक्टेड हो सकती है। तो हम लोग को क्या करना है कि पुरसकून माहौल में ही बैठ के अपने टेस्ट को रिवाइज़ करना है, ठीक है, ताकि हमारी जो तैयारी है वो अच्छी हो सके और हमारी जो मेमोरी है वो लॉस ना हो सके। उसके बाद है ट्रेस डिके थ्योरी है इसमें दूसरी। ट्रेस डिके मतलब ट्रेस रास्ता, डिके ख़त्म हो जाना है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि न्यूरोलॉजी में हम लोगों ने पढ़ा है कि जब हम लोग किसी मेमोरी को स्टोर करते हैं तो क्या बना लेते हैं, न्यूरल पाथवेज बना लेते हैं, ठीक है। मैं इसकी एग्जांपल इस तरह दूंगी कि अगर कोई एक जगह हो, वहाँ से कोई भी ना गुजरता हो, अचानक से वहाँ से लोग गुजरना शुरू कर दें तो क्या होता है कि जब लोग 5 दफ़ा 10 दफ़ा 20-30 दफ़ा रोज़ आना जाना शुरू कर देते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता एक रास्ता बन जाता है। यही हिसाब आपकी मेमोरी का होता है कि जब आप एक मेमोरी को स्टोर करते हैं, उसको बार बार रिकॉल करते हैं तो वहाँ पे एक रास्ता बन जाता है। फिर आप ये चेक करें कि उस रास्ते को कोई 1-2 साल यूज़ ना करे तो वहाँ क्या हो जाता है, झाड़ियाँ उग जाती हैं, ठीक है, झाड़ियाँ उग जाती हैं। अब इसी तरह हमारी मेमोरी के साथ होता है कि अगर हम लोग उस मेमोरी को दोबारा से रिकॉल नहीं करते 1-2 साल तक तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि जो दूसरी हमारी मेमोरी के न्यूरल पाथवेज है ना वो उसके ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, वहाँ से वो अपनी झाड़ियाँ वहाँ से समझ ले बना लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है कि हमारा वो जो रास्ता होता है वो डिके हो जाता है और उस तरह हमारी क्या हो जाती है, फॉरगेटिंग हो जाती है। लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन थ्रू नॉन यूज़ ऑफ मेमोरी पाथवेज। हम लोग क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को लॉस कर देते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग मेमोरी पाथवेज को यूज़ ही नहीं करते, ठीक है। उसके बाद क्या है, एनाग्राम आते हैं, ठीक है। व्हेन न्यू मटेरियल इज़ लर्न एनाग्राम एंड एक्चुअल फिजिकल चेंज इन ब्रेन अकर। जब हम लोग किसी नई चीज़ को सीखते हैं तो हमारे ब्रेन में क्या होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है इंटरफेरेंस थ्योरी। इंटरफेरेंस थ्योरी क्या होती है, इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, ठीक है। इंटरफेरेंस थ्योरी हमारे पास क्या होती है, इंफॉर्मेशन इन मेमोरी डिस्प्ले और ब्लॉक आउट देयर इंफॉर्मेशन प्रिवेंटिंग इट रिकॉल, ठीक है। कोई ऐसी इंटरफेरेंस होती है कि मतलब किसी दूसरी मेमोरी की इंटरफेरेंस हो जाती है उसमें और हम लोग क्या करते हैं, उस मेमोरी को रिकॉल अच्छे से नहीं कर पाते या उसको रिवाइज अच्छे से नहीं कर पाते। इसकी 2 रीजन होती हैं, प्रोएक्टिव इनहिबिशन और रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन, ठीक है।
अब प्रोएक्टिव इनहिबिशन में क्या होता है, इंटरफेरेंस इंफॉर्मेशन लर्न अर्ली, इंटरफेरेंस विद रिकॉल ऑफ न्यूअर मटेरियल। फॉर एग्जांपल जैसे कि क्या होता है कि कोई स्टूडेंट है, उसने फ्रेंच लैंग्वेज सीखी हुई है, ठीक है, तो अब क्या हो जाता है कि उसको ना कुछ वक्त के लिए स्पेनिश लैंग्वेज पढ़नी पड़ जाती है। अब जब वो स्पेनिश लैंग्वेज को पढ़ता है तो उसका जो टेस्ट होता है वो स्पेनिश में होता है, ठीक है, कुछ देर के लिए वो स्पेनिश लैंग्वेज पढ़ता है। तो क्या होता है कि वो स्पेनिश लैंग्वेज को उस लिहाज से, तो क्या होता है कि उस पर्सन को उस मेमोरी को रिकॉल करने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। स्पेनिश लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने में बिल्कुल हमारे वाला हिसाब है कि हम लोग क्या करते हैं कि शुरू से उर्दू सीखते हैं, ठीक है, तो अब अचानक से हमें क्या होता है फर्स्ट ईयर में जाके तो इंग्लिश पढ़नी पड़ जाती है, इंग्लिश मीडियम सारा कोर्स वगैरह हो जाता है, ठीक है। तो अब जब हम लोग इंग्लिश मीडियम करते हैं ना, तो हम लोग को फर्स्ट में क्या होता है कि हम लोगों के लिए इंग्लिश के वर्ड्स को ट्रांसलेट करना मुश्किल हो जाता है, उनको समझना मुश्किल हो जाता है, या हमें कॉन्सेप्ट आ रहा होता है उनको लिखना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, प्रोएक्टिव इनहिबिशन होती है। मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन लर्नड अर्लियर इंटरफेयर्स विद रिकॉल ऑफ न्यूअर मटेरियल, ठीक है। जो पहले हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन ली है वो बाद में सीखने वाली इन्फॉर्मेशन के दरमियान में इंटरफेयर कर रही है, ठीक है। उसके बाद है रेट्रोएक्टिव। रेट्रोएक्टिव क्या है, इंटरफेरेंस रेफर्स टू द डिफ़िकल्टी इन रिकॉल ऑफ इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ लेटर एक्सपोजर टू डिफरेंट मटेरियल, ठीक है। कि मतलब कि हम लोगों ने पहले एक चीज़ पढ़ी हुई है, मतलब ये कि हम लोगों ने पहले एक चीज़ पढ़ी हुई है, तो अब हम लोग को अचानक से एक दूसरी चीज़ का सामना आ गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पेपर अटैम्प्ट करते हैं तो आप 4 पेपर जो हैं अपने वो इंग्लिश में उर्दू में अटैम्प्ट कर रहे हो, ठीक है। तो अब 5वां पेपर अचानक से आपको इंग्लिश में अटैम्प्ट करना पड़ गया है, ठीक है। तो आपके लिए वो 5वां पेपर अटैम्प्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, प्रोएक्टिव इनहिबिशन। रेट्रोएक्टिव की समझ आ गई होगी। प्रोएक्टिव क्या होता है कि जो हम लोगों ने पहले इन्फॉर्मेशन सीखी होती है वो बाद में सीखी जाने वाली इन्फॉर्मेशन के साथ इंटरफेयर कर रही होती है। और रेट्रोएक्टिव में ये होता है कि हम लोग के क्या करते हैं, डिफ़िकल्टी इन रिकॉल ऑफ इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ लेटर एक्सपोजर टू डिफरेंट मटेरियल। उसके बाद है मोटिवेशनल फॉरगेटिंग। सबसे पहले मोटिवेशनल फॉरगेटिंग में क्या होता है कि हम लोग ऐसे इवेंट्स को याद ही नहीं करना चाहते जो हमारे अंदर एंग्जाइटी क्रिएट करते हैं, ठीक है, जो हमारे लिए डिस्गस्टिंग होते हैं या जो हमारे लिए एम्बैरेसमेंट के मोमेंट्स होते हैं, हम लोग उनको याद ही नहीं करना चाहते। क्या होता है, डिप्रेशन रेफर्स टू फेलियर टू रिकॉल अनप्लेजेंट इन एंग्जाइटी प्रोवोकिंग इवेंट और थॉट्स एंड द थिंग एसोसिएटेड विद दैम। उसके बाद है एब्सेंट माइंडनेस। एब्सेंट माइंडनेस क्या होती है कि हम लोग किसी चीज़ को याद करते हुए अटेंशन ही नहीं देते कि हम लोग इस चीज़ को याद कर रहे हैं, ठीक है। जिस तरह हम लोगों को उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए तो हम उस पर फोकस ही नहीं कर पाते। अटेंशन एंड मेमोरी आर क्लोजली रिलेटेड एंड एब्सेंट माइंडनेस। एब्सेंट माइंडनेस क्या होती है, अगर बिकॉज एट द टाइम ऑफ इनकोडिंग सफिशेंट अटेंशन वॉज नॉट पेड टू वट वुड लेटर नीड टू बी रिकॉल्ड। तो क्या होता है कि जैसे हम लोग घर की चाबियाँ हमारे पास हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग पकड़ते हैं और उसको क्या करते हैं कहीं पे बेध्यानी में रख देते हैं, हम लोग अटेंशन नहीं देते कि हम लोग कहाँ पे रख रहे हैं, तो बाद में हम लोग को भूल जाता है कि हम लोगों ने वो चीज़ कहाँ पे रखी है, ठीक है। एब्सेंट माइंडनेस मतलब कि दिमाग का एब्सेंट होना किसी काम को करते हुए, ठीक है। जैसे हम लोग वो कीज़ को रख देंगे, बाद में हमें भूल जाएगा हम लोगों ने कीज़ कहाँ पे रखी है, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने उनको रखते हुए अटेंशन ही नहीं दी कि हम इन कीज़ को कहाँ पे रख रहे हैं। उसके बाद है ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग बेसिकली क्या होता है कि कोई इन्फॉर्मेशन जो हमारी ब्लॉक हो रही होती है, ये सबसे कॉमन फिनोमेना है टिप ऑफ टंग का। मतलब कि हमारे दिमाग में वो चीज़ आ रही होती है लेकिन हमारी ज़ुबान पे वो चीज़ नहीं आ रही होती, हमारे दिमाग में इमेज भी क्रिएट हो रहा होता है लेकिन हमें वो चीज़ याद नहीं आ रही होती। क्यों, क्योंकि देखिए अगर आपसे मैं पूछूं कि आपकी 3 क्लास के टीचर का नाम क्या है, ठीक है, तो आपको आपके जहन में उनकी इमेज बन जाएगी लेकिन आपके ज़ुबान से 5-10 और नाम निकल आएंगे, आपको एक्चुअल में ये याद नहीं आएगा कि उनका नाम क्या था। इसे क्या कहते हैं, टिप ऑफ टंग फिनोमेना होता है, ठीक है। ब्लॉकिंग क्या होती है, अ पर्सन एक्सपीरियंस अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिट्रीवल फेलियर कॉल्ड blocking. Blocking is when the brain tries to retrieve or encode information but another memory interferes with it, ठीक है। उसके बाद हम लोग दोबारा से देखते हैं, हम लोगों ने आज फॉरगेटिंग को डिस्कस किया है। इसमें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, उसके बाद थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग, सबसे पहले इसमें क्यू डिपेंडेंट थ्योरी है, देन सबसे पहले इसमें क्यू डिपेंडेंट थ्योरी। क्यू डिपेंडेंट थ्योरी 3 वजूहात की वजह से नहीं हो सकती, ठीक है। सिमेंटिक क्यूज, स्टेट डिपेंडेंट क्यूज और कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट क्यू। उसके बाद है ट्रेस डिके थ्योरी, ठीक है। इसमें 2 मेन पॉइंट्स हैं, लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू नॉन यूज़ ऑफ मेमोरी पाथवेज और इनाग्राम्स। उसके बाद है इंटरफेरेंस थ्योरी, प्रोएक्टिव इनहिबिशन और रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन। उसके बाद हम लोगों ने एब्सेंट माइंडनेस को डिस्कस किया, उसके बाद ब्लॉकिंग को, उसके बाद मोटिवेशनल फॉरगेटिंग को। अगर आपको इस वीडियो में समझ आ गई है और आपको इस वीडियो का
कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको नेक्स्ट इस इन टॉपिक्स के रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।